दोस्तों नमस्कार। 2024 को लेकर विपक्ष की बिसात कैसी बिछेगी, उस बिसात पर कौन कौन से प्यादे किस ताकत के साथ खड़े होंगे, इनका नायक कौन होगा और नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष किस चेहरे को लाकर रखेगा, शायद इस बिसात का इंतजार हर किसी को है। लेकिन 2024 को लेकर कोई बिसात आरएसएस भी बिछा सकती है या आरएसएस के भीतर भी यह सवाल खड़ा तो नहीं हो रहा है कि 2024 को लेकर उसकी अपनी बिसात होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो सफलता नरेंद्र मोदी के कालखंड में आरएसएस ने देख ली, बीजेपी ने देख ली और जिन राजनीतिक लक्ष्यों को भी पा लिया, उसमें जाहिर तौर पर आरएसएस से निकले हुए प्रचारक जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, वह सफलता के सामने कोई दूसरा टिकता नहीं है। धारा 370 और अयोध्या भी, और उसके बाद काशी मथुरा का भी जिक्र, इस देश में 80-20 का भी जिक्र और तमाम राज्यों में एक के बाद एक चुनाव जीत हासिल करते चले जाना। तो इतनी बड़ी राजनीतिक सफलता के बावजूद भी 2024 को लेकर आरएसएस के भीतर यह कुलबुलाहट क्यों पैदा हो रही है कि उसकी अपनी बिसात होनी चाहिए। दरअसल उसकी 2-3 वजह बहुत साफ है। विपक्ष के तौर पर जो नेता सक्रिय हैं, जो छत्रप हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सक्रिय हो रहे हैं और विपक्ष की एकजुटता बनाना चाहते हैं, वो सभी नेता एक वक्त बीजेपी के साथ थे, यानी एनडीए के साथ खड़े थे, सहयोगी दल थे। आरएसएस को लेकर उनके भीतर कोई मनमुटाव नहीं था। तो क्या वो दोबारा शामिल नहीं हो सकते हैं? और जो राजनीतिक लक्ष्य नरेंद्र मोदी के जरिए पाया जाना था, वह तो पा लिया गया। अब इस देश के भीतर में संघ की विचारधारा या उसके सामाजिक विस्तार की जरूरत और सांस्कृतिक परिस्थितियां आरएसएस के अनुकूल एक प्रयोगशाला के तौर पर कैसे राजनीतिक तौर पर निकल कर आए, अब उसकी जरूरत है। सवाल होगा कि आरएसएस का नायक कौन होगा। अगर नरेंद्र मोदी नहीं और अगर एनडीए माइनस नरेंद्र मोदी की सोच आरएसएस की बिसात पर रेंगने लगी है, तो क्या उस पे वजीर के तौर पर या राजा के तौर पर योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, या फिर राजनाथ नजर आएंगे, या फिर नितिन गडकरी नजर आएंगे? कौन नजर आएगा? क्योंकि इस बिसात के दायरे में एक बड़ा सवाल यह हो चला है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को लेकर दिल्ली के दूरियां हैं, नितिन गडकरी को लेकर दिल्ली की दूरियां हैं, राजनाथ सिंह की खामोशी लगातार उन्हें हाशिए पर ढकेल चुकी है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की सत्ता ने जब हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की, तो आरएसएस की दमदार प्रस्तुति जो निकल कर आई, उसमें दिल्ली के द्वारा स्थापित प्यादों को वापस लौटना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे संगठन महामंत्री हों, दोनों के रिश्ते आरएसएस से ज्यादा नजदीक हैं बनिस्बत दिल्ली के। योगी आदित्यनाथ से करीबी है बनिस्बत दिल्ली के। तो क्या उत्तर प्रदेश अब पूरे तरीके से आरएसएस को जब यह महसूस होने लगा है कि उसके साथ है, तो क्या 2024 को लेकर अब वह एक ऐसी बिसात चाहती है जिसमें इस देश के छत्रप भी आकर खड़े हो जाएं? क्योंकि एक सवाल आरएसएस के भीतर लगातार है। विरोधी और विपक्षी के तौर पर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, सुखबीर बादल, एक लंबी फहरिस्त, या फिर डीएमके तक का जिक्र कर लीजिए, या फिर चंद्रशेखर राव का जिक्र कर लीजिए, या चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर लीजिए, एक लंबी कतार देखिएगा तो किसी को आरएसएस से दुर्भावना कभी नहीं रही। और सत्ता के लिए ही सही या एनडीए में सहयोगी के तौर पर सब एक साथ निकल कर आ गए। राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में बड़ी सफलता पाई, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर पकड़ आरएसएस की छूटने लगी। और अब वो वक्त आ गया है जब नए तरीके से इस देश को मथा जाए, यानी विपक्ष की बिसात के ठीक समानांतर आरएसएस की बिसात, और उस बिसात में सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा का ऐसा पुट जिसमें छत्रप भी आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में पहले भी खड़े थे। तो क्या यह बिसात बिछ सकती है? ममता बनर्जी एक सभा में पहुंची, वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इतनी बुरी है,
संघ में अभी भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते। एक दिन यह सब्र जरूर टूटेगा। और यह सवाल तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी से निकलते हुए पश्चिम बंगाल की आरएसएस की इकाई के भीतर भी पहुंचा। और इस सवाल का जवाब टटोलने के लिए जो उनकी एक लाइन है कि संघ में अभी भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते, सवाल था बीजेपी क्या है, और जवाब मिला बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी है। तो क्या नरेंद्र मोदी माइनस एनडीए की सोच कहीं आरएसएस के भीतर पनप सकती है? आरएसएस अपने तौर पर समीक्षा कर रहा है या वो जानता है? बीजेपी भी अपने तौर पर सर्वे करा रही है कि 2024 में उसकी जीत पक्की है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकल रहा है, अगर आरएसएस भी इसे मान रही है कि बीजेपी की जीत पक्की है, तो फिर वह विरोधी और विपक्ष को साथ लेकर क्यों ना आया जाए, जो आरएसएस की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक व्यू रचना हमेशा से इस देश के भीतर में रही है। और यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला था क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में जब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ले आए गए, संगठन मंत्री सैनी को ले आया गया, नौकरशाही को भी मत दिया गया, सभी एक साथ खड़े हैं और सभी विश्वास पात्र या करीबी आरएसएस या योगी आदित्यनाथ के। नितिन गडकरी को लेकर सवाल महाराष्ट्र का उठा, शिवराज सिंह चौहान को लेकर मुद्दा किसी न किसी रूप में मध्य प्रदेश का उठा। लेकिन आरएसएस की चिंता दूसरी है कि अगर राजनीतिक तौर पर हम सफल होंगे ही, तो अब हमें बाकियों को अपने साथ समेटना चाहिए, लाना चाहिए, क्योंकि आप सभी में सेंध नहीं लगा सकते हैं, सारी सीटों पर 543 सीट नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए एक एक प्रक्रिया के भीतर, अगर ममता बनर्जी पर ही आपकी नजर जाए तो 2019 में वह 22 सीटें जीती, 2014 में लोकसभा के इलेक्शन में 34 सीटें जीती थी। उन सीटों पर उनका वर्चस्व रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी इस दौर में सॉफ्ट है आरएसएस को लेकर, वो सॉफ्ट हो जाएगी बीजेपी को लेकर भी। तो विरोधी के चेहरों को अपने साथ लाने का प्रयास आरएसएस ने कोई आज से नहीं किया है। वह तो आजादी के वक्त से जब संघर्ष करते हुए वो अपने विचारधारा को इस देश के भीतर में लाने की प्रयास कर रहा था, तो हर किसी को उसने मनाया है। और अगर बीजेपी को राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के और विरोधियों के एमएलएज और एमपी से परहेज नहीं है, तो फिर नेताओं से परहेज किसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? और योगी आदित्यनाथ को लेकर वह तो बीजेपी से निकले नहीं हैं, वह तो हिंदू महासभा से निकले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें स्थापित आरएसएस ने किया। यानी विस्तार तब होगा जब इस समाज के भीतर के वह चेहरे जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पर इस समाज की अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें साथ लाना होगा। और क्या नरेंद्र मोदी के जो पूरी कार्यशैली है संगठन को बनाने की और राजनीतिक जीत को लेकर जो व्यू रचना है, उस व्यू रचना को सत्ता के अनुकूल चाहे माना जाए, लेकिन संघ अपने अनुकूल नहीं मानता है। तो क्या आरएसएस की बिसात एनडीए माइनस मोदी के हिसाब से चलेगी? क्या इस विसात के दायरे में वो तमाम क्षत्रप अलग अलग राज्यों से जो एक वक्त साथ रहे हैं, और उनकी फेरिस्त अगर हटा दीजिएगा, यानी उनकी फेरिस्त विरोधी या विपक्ष से हटा दीजिएगा, तो एक झटके में पूरा विपक्ष आपको कंगाल नजर आएगा। यहां पर एक छोटी सी बात, कांग्रेस सक्रिय कब होगी, कैसे होगी, उससे पहले अगर आरएसएस सक्रिय हो रही है तो ध्यान दीजिए, सत्ता भी हमारी, विपक्ष भी हम ही। और इस एस्पेक्ट में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के पुट के साथ आरएसएस खुद को राजनीतिक जीत के दायरे में ले जाना चाहती है। यानी नरेंद्र मोदी 2014 में जीते, शानदार प्रधानमंत्री, उन्होंने जो काम किया शानदार तरीके से काम किया, लेकिन वह राजनीतिक मुद्दे आरएसएस आज से नहीं 70 और 80 के दशक से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा रही थी, वो समाधान तक पहुंच गए। अब आगे, और आगे का सवाल नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, या फिर उनकी जीत का जो चक्रव्यूह व्यू रचना है उस दायरे में आरएसएस के विचारधारा फिट नहीं बैठती है। तो क्यों नहीं आरएसएस की अपनी बिसात हो? क्योंकि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, हालांकि 3 लोकसभा सांसद ही हैं, लेकिन पिछली बार 2014 में तो 15 थे, और वह भी वाजपेयी सरकार में साथ थे। चंद्रशेखर राव, वह भी वाजपेयी सरकार में साथ थे। आज उनसे बीजेपी 2-2 हाथ कर रही है, तो बीजेपी 2-2 हाथ करे।
नरेंद्र मोदी अपने तौर पर दो दो हाथ करें, अमित शाह कर लें, लेकिन आरएसएस की विचारधारा में अगर चुनाव की प्रक्रिया के बीच में वो साथ आ जाएं या बाद में भी साथ आ जाएं तो क्या दिक्कत है, हमारा विस्तार ही होगा। और उसमें तेलंगाना तो मायने रखता है, तेलंगाना मायने रखता है, झारखंड मायने रखता है, उड़ीसा मायने रखता है, बिहार मायने रखता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट मायने रखता है, मध्य प्रदेश मायने रखता है। और वोटरों की तादाद के लिहाज से पहली बार आरएसएस ने यह पाठ भी पढ़ लिया कि राजनीतिक जीत बहुमत देखती है, यानी 50% तक देखेगी, उसके बाद के 50% उसके बटे हुए जो नजर आते हैं। हालांकि परसेंटेज 33% से आगे बढ़ता नहीं है, बाकी जो 67% है वह तो विरोध का है। तो आरएसएस अपने आप का राजनीतिकरण करते हुए या मोदीकरण करते हुए बीजेपी के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगे, उसके उलट अगर वह विपक्ष के तौर पर भी अपनी मौजूदगी दिखाते हुए अपने विस्तार को करे तो ये सारे छत्रप विरोधी नहीं होंगे, विपक्ष नहीं होंगे, साथ आकर खड़े हो जाएंगे। जिसमें आरएसएस जो चाहती है इस देश को लेकर, वो हिंदुत्व की अवधारणा हो या जिस भी सोच के आश्रय वो चल रही है, उसमें एक प्रयोगशाला गुजरात की रही, एक प्रयोगशाला एक वक्त उत्तर प्रदेश की रही, एक राजनीतिक प्रयोगशाला एक वक्त मोदी की रही। लेकिन 2024 के बाद तो 100 बरस पूरा आरएसएस के होने का जश्न है, तो बिसात अलग क्यों ना बिछाई जाए। तो इसके जरा सिलसिले को आप समझने की कोशिश कीजिए। चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव, नीतीश कुमार 16 सीट जीते बीजेपी के साथ मिलकर 2019 में। उसके पहले वो 2 ही सीट जीत पाए थे, लेकिन नीतीश कुमार भी तो यहीं के हैं। शिवसेना 18 सीटों पर पिछली बार भी, यानी 2014 में भी, 2019 में भी। शिवसेना अलग क्यों हो गई? अकाली बादल जो हैं, बादल परिवार इस बार 2 ही सांसद लेके आया, पिछली बार 4 सांसद लेके आया था जब बीजेपी साथ खड़ी थी और इन परिस्थिति में वो लोग शामिल थे, तो वह भी साथ क्यों ना आ जाए। ममता बनर्जी तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके घर तक गए थे, तो वह भी साथ क्यों ना आए। और वो सॉफ्ट कॉर्नर अब खुले तौर पर जब मंच से दिखला रही है और विरोध के स्वर, बीजेपी शब्द जरूर कह रही है लेकिन उसके पीछे मोदी का ऑरा है, उसको ध्वस्त क्यों ना किया जाए। मायावती को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नवीन पटनायक को तो कभी फर्क नहीं पड़ेगा। और उड़ीसा के भीतर आरएसएस की शाखाओं में वृद्धि करनी भी है और जो आदिवासी इलाके हैं वहां पेनिट्रेशन भी आरएसएस का तेजी से होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर। एआईडीएमके साथ है, लेकिन एक वक्त तो डीएमके भी बीजेपी के साथ रही है। तो ध्यान दीजिए, तो इनके सांसदों की आप तमिलनाडु में बीजेपी घुस नहीं सकती है। जेडीएस वह भी साथ आ जाएगी, उसके भी तो 1-2 सांसद हैं ही मौजूद। लोक जनशक्ति पार्टी है ही हमारे साथ, लोकदल भी निकल कर आ जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको 2-3 पार्टियों के अलावे सारी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष के तौर पर खड़ी है, लेकिन उसमें अगर आप आम आदमी पार्टी का जिक्र कीजिएगा तो उसके भी राजनीतिक आंदोलन को सफल तो आरएसएस के स्वयंसेवकों ने ही बनाया। इस बात का जिक्र बार बार संघ के भीतर से भी होता रहा, बीजेपी भी करती रही, विपक्ष भी करते रहा, और जो आपसे निकले हुए नेता थे वह भी खुले तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। यह स्थिति है। अब अगला सवाल यह है कि अगर यह बिसात बिछ रही है तो आरएसएस के जहन में यह सवाल क्यों आ रहा है? क्योंकि संघ अगर विचारधारा के हिसाब से विस्तार चाहता है, राजनीति जीत मान चुका है कि जीत मिलेगी, तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ को वो आगे कर सकता है? क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक झटका योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और गडकरी राजनीतिक तौर पर दे जरूर सकते हैं मोदी को 2024 में अपने अपने दायरे में, लेकिन वह खुद बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी आरएसएस से निकली हुई है। आरएसएस अब इस बात को समझ रही है कि अगर इस तरीके से संगठन को बनाने को लेकर, पार्टी को चलाने को लेकर, राजनीति को साधने को लेकर और जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसको लेकर अगर एक विभाजन या भटकाव की परिस्थिति बीजेपी के भीतर नेताओं में और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर है, तो हम इस राजनीतिक जीत को एक बड़े दायरे में क्यों नहीं ले जाएंगे? और क्यों नहीं ले जाना चाहिए? क्योंकि हर दिशा में जीत सिर्फ बीजेपी के माध्यम से नहीं मिलेगी। संप्रदाय विशेष, अलग अलग जातियां हैं, उसमें आप सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण देखेंगे। राजनीतिक तौर पर ठीक है, लेकिन इससे सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जिस विचारधारा को आरएसएस ले जाना चाहती है वह बिसात कैसे बिछेगी?
और शायद इसीलिए जो आकलन और एनालिसिस है उसमें पहली बार सवाल राज्यों में मौजूद सीटों का नहीं है, क्योंकि उस सीट के दायरे में अगर बीजेपी से निकले हुए ये 3 राज्यों का जिक्र है तो दूसरी तरफ बिहार का जिक्र होगा जिसमें कहा जा रहा है कितनी सीटें कम हो जाएंगी, उसके बाद बंगाल का जिक्र होगा इतनी सीटें कम हो जाएगी, उसके बाद महाराष्ट्र का जिक्र होगा शिवसेना के जरिए कितनी सीटें कम हो जाएगी, फिर पंजाब का जिक्र होगा अकालियों के हटने के बाद कितनी सीटें कम हो जाएंगी। यानी ध्यान दीजिए तो गठबंधन टूटना, छत्रपों का निकल जाना और वजह प्रधानमंत्री मोदी का होना और इस दायरे में बीजेपी के भीतर भी कार्यशैली जो सत्ता की है उसको लेकर सवालों का उठना, संसदीय बोर्ड तक के मुद्दों को इस रूप में लेकर आना, तो क्या आरएसएस की अपनी बिसात हो सकती है? और इसको होने के लिए इस बड़ी बात पर गौर करने की जरूरत है कि एक चिंतन यह भी है कि 2019 में ही इस देश में लगभग 91 करोड़ वोटर थे, लेकिन वोट देने वाले कितने थे? 61 करोड़। तो 30 करोड़ ने तो वोट ही नहीं दिया। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस 61 करोड़ में से जो 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिले वही आरएसएस के साथ होंगे? क्योंकि आरएसएस अपने संगठनों को भी कुंद कर चुका है। किसान संघ कोई काम नहीं कर रहा है, आदिवासी संघ कोई काम नहीं कर रहा है, स्वदेशी जागरण मंच कोई काम नहीं कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ कोई काम नहीं कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कोई काम नहीं कर रहा है। तो जब संगठन कुंद पड़ गए और स्वयंसेवक राजनीतिक जीत के लिए एक औजार भर बनकर रह गया, तो फिर जो 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिले उसी के इर्द गिर्द आरएसएस को भी सिमटना होगा क्या? या आरएसएस का दायरा भी वही होगा? यानी 91 करोड़ में से सिर्फ 23 करोड़ बाकी विरोधी होंगे या विपक्ष के तौर पर वह उनका विस्तार हो रहा होगा? तो इन छत्रपों को जितने वोट मिले उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को माइनस कर दीजिए, उसमें कांग्रेस को माइनस कर दीजिए, उसमें समाजवादी पार्टी आरजेडी को माइनस कर दीजिए, इस तरह के दल उसमें एआईएमआईएम को माइनस कर दीजिए, हालांकि वो सहयोगी कर देता है लेकिन अभी माइनस कर दीजिए। इनको माइनस करने के बाद जो वोट बैंक का जो पूरा हिस्सा है वो हिस्सा 23 करोड़ से बहुत आगे तक चला जाएगा। तो उसे साथ में क्यों नहीं ले? और उसमें अगर ऑब्स्टकल कहीं मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता की कमाल संभाले नरेंद्र मोदी हैं, तो हमें उस विस्तार को अब समझने की जरूरत है जहां पर बीजेपी का भी विस्तार हो, आरएसएस का भी विस्तार हो, लेकिन यह विस्तार सिर्फ सीटों के आश्रय नहीं हो। सीट पर एक गारंटी चाहिए कि जीत मिल जाएगी, उसके बाद आपको नए प्रयोग करने होंगे। आरएसएस के भीतर ये उठते सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में जैसे 7 करोड़ वोटर है, 4 करोड़ लोगों ने वोट डाले, उसमें से 2 करोड़ वोट बीजेपी को मिल गए, यानी 7 करोड़ में से 5 करोड़ तो बीजेपी के साथ नहीं गए, तो आरएसएस क्या करेगी? पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ वोटर, 5 करोड़ 70 लाख ने वोट डाले, एनालिसिस कीजिएगा तो पता चलेगा 1.5 करोड़ के लगभग वोट बीजेपी के पास गए। बाकी वोट यानी बाकी 5.5 करोड़ वोट 7 करोड़ में से वो बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है। महाराष्ट्र के भीतर देखिए 8 करोड़ 80 लाख वोट, लेकिन वोट पड़े 5 करोड़ 40 लाख। बाकी वोटर उसमें भी आधे बीजेपी और शिवसेना के हक में गए। अब शिवसेना अलग हो गई तो आपके हिस्से में और कम आ गया, तो बाकी स्थिति क्या होगी? यही स्थिति हर जगह की है जो एनालिसिस हो रहा है। उसमें कर्नाटक का भी जिक्र कीजिए तो 5 करोड़ 10 लाख में से 3 करोड़ 50 लाख वोट पड़े। उस 3 करोड़ 50 लाख में से आपके हिस्से में लगभग 1.5 करोड़ वोट आए। बाकी वोट यानी एक झटके में इतनी शार्प लाइन हो गई नरेंद्र मोदी की अगुवाई के दौर में बीजेपी और आरएसएस को लेकर कि आरएसएस बीजेपी के लिए काम करते हुए दिखाई दे, उसकी अपनी अलग की पहचान खत्म हो जाए और राजनीतिक तौर पर चुनावी जीत की सफलता का सेहरा देश के प्रधानमंत्री के माथे पर हो जाए और वो लार्जर देन लाइफ होते हुए पार्टी से बढ़े, आरएसएस से बढ़े, तो लोग जुड़ेंगे कैसे? आरएसएस के भीतर ये बड़ा सवाल धीरे धीरे पनप रहा है और राजनीतिक प्रयोग वह किस रूप में कैसे करेगी यह इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि योगी, गडकरी, शिवराज सिंह चौहान के समानांतर ही तो ममता, नीतीश, केजरी, पवार, उद्धव ठाकरे, सुखबीर बादल सभी तो एक कतार में थे और सभी तो एक साथ खड़े थे। तो फिर वही सवाल लौट के आता है, क्या 2024 एनडीए माइनस मोदी की दिशा में संघ की बिसात है? और अगर कांग्रेस से ज्यादा आरएसएस की राजनीतिक सक्रियता इस दौर में निकल कर आने लगे तो जो बिसात विपक्ष बिछा रहा है उसके समानांतर में आरएसएस की बिसात पर तो वह तमाम छत्रप आकर खड़े हो जाएंगे क्योंकि राज्यों में राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और छत्रपों की ही तो लड़ाई है।
बीजेपी की एंट्री तो बाद में हुई, तेलंगाना में भी कांग्रेस है, चंद्रशेखर राव है, लेकिन बीजेपी अब इंटर करना चाहती है तो वह कांग्रेस को दरकिनार कर रही है। तो कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर आप दरकिनार कीजिए, लेकिन वैचारिक और सत्ता के साथ खड़े होने की स्थिति में यह एक नए प्रयोग की स्थिति क्या आरएसएस करेगी? और आरएसएस को यह क्यों लग रहा है कि जो छत्र विरोध कर रहे हैं वो साथ आकर खड़े हो जाएंगे? उसके पीछे 3 तर्क बहुत साफ है कि सत्ता का मतलब यह नहीं है कि आप विरोधियों को दफन कर दीजिए, और इस देश के भीतर में जो संघीय ढांचा है उसमें आपको मदद करनी होगी। और मौजूदा वक्त में जो तीसरी सबसे बड़ी परिस्थिति है, जब हमारी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है और आर्थिक सवालों में बेरोजगारी और महंगाई लोगों के जहन में इस बात को लेकर घुस गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट में फेल तो नहीं हो गई, तो क्या ये पूरा अटैक धीरे धीरे आरएसएस के ऊपर नहीं आ जाएगा? और आरएसएस के स्वयंसेवक अभी तक बीजेपी के राजनीतिक प्रोग्राम को लेकर, जिस प्रोग्राम को चॉकआउट जो चाणक्य के तौर पर अमित शाह की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी उनकी जो रणनीति बनती है, उसी के हिसाब से मूवमेंट देश के भीतर शुरू होते हैं। तो क्या शिंदे को महाराष्ट्र में एक्सेप्ट करना राजनीतिक तौर पर बीजेपी की जरूरत हो सकती है, लेकिन शिवसेना और उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे परिवार को दरकिनार करना आरएसएस ठीक नहीं मानती है। यही सवाल अन्य राज्यों में भी आएगा और यही सवाल अन्य राज्यों में लेकर आ भी रहा है। आप कैसे किस रूप में चीजों आगे बढ़ाते हैं, और ये सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि गुजरात की प्रयोगशाला की सफलता, उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला की सफलता जो योगी आदित्यनाथ के जरिए हुई, 80-20 का खेल हुआ, और मोदी की राजनीतिक प्रयोग की सफलता, इन तीनों के बाद अब अगला सवाल था संगठन को मजबूती कैसे दी जाए और सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर आरएसएस की विचारधारा की साख, क्रेडिबिलिटी, इसका महत्व देश की जनता कैसे समझे और आरएसएस के साथ जुड़ते वक्त वो यह महसूस ना करे कि वह नरेंद्र मोदी के विरोध में है। तो वो कैसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी ही यहां से निकले थे। ध्यान दीजिए, बीते 8 बरस में सर संघ चालक और नरेंद्र मोदी के बीच की तारतम्यता थी जो टूटी नहीं। कमोवेश हर दशहरा के वक्त में जब नागपुर में भाषण होता था, सत्ता की खूब बड़ाई होती रही। लेकिन अब एक ऐसे पॉइंट पर परिस्थिति आकर टिक रही है जहां पर सवाल यह है, क्या राजनीतिक सफलता पाने के लिए आरएसएस ही धीरे धीरे खत्म तो नहीं हो चली है? उसके अपने संगठन कुंद पड़ते पड़ते और राजनीतिक तौर पर उन संगठनों के चीफ किसको नियुक्त किया जाए, इन परिस्थितियों को लेते लेते आरएसएस के भीतर सवाल से ज्यादा निराशा तो नहीं आ गई है और उसकी मौजूदगी सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नजर आती है। और आरएसएस से निकला हुआ हर कोई शख्स यह सोचता है कि वह मौजूदा वक्त में बीजेपी के नेतृत्व की आंखों में एक तारा कैसे बन जाए, उसके करीब कैसे आ जाए। यह सही है कि आरएसएस की एचआरडी मिनिस्ट्री में या अलग अलग मंत्रालयों में भी खूब नियुक्तियां हुई है, आरएसएस के कहने पर आरएसएस के लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि जो सुविधाएं सत्ता की चाहिए वो सत्ता से मिल रही थी, जो राजनीतिक ध्येय हासिल करने थे वह भी हासिल कर लिए। लेकिन अब जब 100 बरस आरएसएस अपनी दिशा में बढ़ रही है तो उसके पास सामाजिक सांस्कृतिक अपनी विचारधारा को इस भारत की जमीन पर पुख्ता करने का कौन सा रास्ता होगा, क्योंकि जिस रास्ते वो चली है उसमें राजनीतिक सत्ता रहनी चाहिए। तो 2024 की जीत अगर पुख्ता तौर पर बीजेपी प्लान के साथ दे रही है कि जीतेंगे, तो फिर आपके पास वो कौन सा प्लान है जिसमें तमाम क्षत्रप भी आपके साथ आकर खड़े हो जाएं, चाहे वो वहां पर सत्ता में रहे या नहीं रहे। राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को मात देना और राजनीतिक मैदान से हटकर चुनाव के बाद भी विधायकों को खरीद फरोख्त करके मात देने की परिस्थिति भी इस देश ने देख ली है। यानी राजनीतिक सफलता 100% बीजेपी के पास है, मोदी शाह की रणनीति के पास है। लेकिन आखिरी सवाल पहली बार वहीं आकर फंस रहा है। हर राजनीतिक जीत के साथ अगर आरएसएस की अपनी वैचारिक जमीन कमजोर और सिमटने वाली होती चली जा रही है, तो फिर भविष्य क्या होगा, वह भी उस वक्त जब आरएसएस के 100 बरस पूरा होने को आ रहे हैं। और इस सवाल के दायरे में विपक्ष की बिसात बिछे या ना बिछे, लेकिन आरएसएस 2024 को लेकर एक बिसात बिछाने में लग चुका है। इंतजार कीजिए,
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।